में हम लोग हैं, पिछली बार जहां तक देखे थे उसके आगे और उस विविध में ही हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप देखे होंगे विश्वास स्वरूपम, अगर एक मूर्ति का नाम सुने होंगे अगर आप, विश्वास स्वरूपम। ठीक है, ये विश्वास स्वरूपम कभी कभी इस तरह का प्रश्न आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि बिहार बीपीएससी में खासकर जो यहाँ पे सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो विश्वास स्वरूपम धार्मिक धर्म से संबंधित है। ये सबसे ऊंची शिव प्रतिमा सबसे ऊंची जो स्थापित की गई है उसका नाम है ये विश्वास स्वरूपम। ठीक है, ये क्या है तो शिव की प्रतिमा है। विशेषता क्या हो गया, सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित हुई है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में। आपसे पूछेगा तो पूछेगा कहाँ है। ठीक है, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है या राजस्थान, राजसमंद जिला राजस्थान में ही स्थापित है। ठीक है, वहीं पे नाथद्वारा जगह है, वहीं पर स्थापित जिला में नाथद्वारा में। ठीक है, नाथद्वारा अगर जगह पूछा ये तो नाथद्वारा स्थान है, नाथद्वारा। ठीक ना, वहां स्थापित है। बस एकदम इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल। देखिए पीटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं हमसे करंट अफेयर्स में, हम लोग अभी आपको कुछ डिटेल बता भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्चुअल जानकारी भी हम लोग आपके पास रखेंगे तेजी में, ताकि वही पकड़े कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को समझेंगे और साथ साथ जहाँ तथ्य केवल है तथ्य को सुनना है और याद करना है। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट में आइए। इसमें हम लोग को जो नेक्स्ट जानकारी हम लोग के पास है अब उससे हम लोग देखें। देखिए बहुत सारे सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आप पूछा जाता है बार बार, तो देखते होंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक को तो पाते होंगे कि जो हम लोग की सेना के द्वारा दूसरे देश की सेनाओं के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग देखेंगे अब ये मालाबार। ठीक है, मालाबार 2022। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये क्वाड कंट्रियों का सैन्य अभ्यास था। किसका है, क्वाड कंट्री का है। ठीक है, आपके पास एक सिंपल सा एक जनरल नॉलेज में, ये भी जीएस में बहुत बार पूछा गया, क्वाड में कौन कौन कंट्री है, जो क्वाड हमारा है उसमें कौन कौन कंट्री है। ठीक है, आप ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वाड हमेशा पूछता है ये लोग कि इसमें कौन कौन है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्री हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, एक तो मालाबार आपसे पूछ सकता है, ये अलग है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि क्वाड कंट्री में कौन कौन शामिल है। ठीक ना, तो क्वाड कंट्री हमसे पूछेगा अगर ये, तब भी आप बताएंगे। ठीक ना, इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ठीक, ये 4 कंट्री मिलकर क्वाड है। तो इनका ये सैन्य अभ्यास था जिसका नाम हम लोग का मालाबार 2022। ये कहाँ हुआ, तो फिर से जब मालाबार 2022 कहाँ आयोजित हुआ, ये आपसे प्रश्न हो गया। ठीक ना, तो ये हम लोग का आयोजित कहाँ है, तो ये जापान में हुआ। ठीक है, इस पर आप राइट डाउन करेंगे, जापान के योकोसुका बंदरगाह के पास है, योकोसुका बंदरगाह जापान में, वहां पे हुए फिलीपाइन में हुआ, सटे फिलीपाइन सी है, फिलीपाइन सी में होगा। ये कहाँ हुआ, फिलीपाइन सी में हुआ, जो कि जापान का योकोसुका जो बंदरगाह है उसके बगल में है। वहां पे हम लोग ये मालाबार सैन्य अभ्यास 2022 इन 4 देशों की सेना के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसी से सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हम लोग जान रहे हैं कि क्वाड कंट्री का है ये, इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसको अलग, इसको भी देख लेंगे। इसका स्थापना 2017 में हुआ। सबसे पहले विचार जापान ने रखा था, जो क्वाड कंट्री का कंसेप्ट है इसका जो विचार है जापान ने रखा था, 2007 में ही पहले रखा था, लेकिन इसकी स्थापना होते होते 2017 में इसकी स्थापना हो गई और ये 4 देश इसके मेंबर हैं। अभी संस्था जो बनी है हमारी क्वाड, इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें समुद्री मार्ग जो है उसको किसी भी प्रभाव से मुक्त रखना। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित जो समुद्री मार्ग है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्ग को, ठीक है, किसी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए ये क्वाड कंट्री का स्थापना हुई। देखिए इससे बात से भी आपके दिमाग में एक बात जाना चाहिए, अगर आप मेन के लिए देख रहे होते हैं या ज्योग्राफिकल देखते हो, तो ये हिंद प्रशांत महासागर में
जो चीन का जो दबदबा है या चीन के जो हस्तक्षेप बढ़ रहे थे तेजी से, ठीक है, चीन का जो प्रभाव बढ़ा, चीन ने अपने जो प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किए हैं, आप एक तरह सोचिए कि इस पे नियंत्रण बनाने के लिए ही ये संगठन सामने आया है, ठीक है। क्वाड नामक जो संगठन है इसी के लिए आया, इसीलिए इसका उद्देश्य रखा गया है कि हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र, सागर का जो क्षेत्र है, वहां पे जो समुद्री मार्ग, वो जो समुद्री मार्ग है उसको किसी प्रभाव से मुक्त रखना, मतलब सबके लिए ओपन जैसा ये चले, किसी का प्रभाव वहां पे स्थापित ना हो कि मेरा क्षेत्र है। इसलिए क्वाड कंट्री का स्थापना हुआ और इन क्वाड कंट्रियों का ये सैन्याभ्यास मालाबार 2022 था, ठीक है, जो हम लोग मालाबार 2022 के नाम से जान रहे हैं, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट है गरुड़, इसका नाम होगा गरुड़, इसको ठीक है। गरुड़ भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। सिंपल पूछे गरुड़ किसके किसके बीच हुआ, तो भारत फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त अभियान है, ये संयुक्त अभ्यास था। ये किसका प्रैक्टिस है, ये वायुसेना का है, भारत फ्रांस की संयुक्त वायुसेना का अभ्यास है, ये गरुड़ के नाम से जानेंगे। ये कहाँ हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछता है कि किन देशों का है और कहाँ हुआ, यही दो चीज आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है, ठीक है। ये कहाँ हुआ, तो जोधपुर एयरबेस, ये जोधपुर में हुआ। ये जो अभ्यास किया गया वायुसेना का, ये जोधपुर एयरबेस पे हुआ है, ठीक है। 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक ये चला था, जोधपुर एयरबेस पे हुआ। अब इसमें विमान जो भाग लिए हैं, कुछ नाम आपको ऐसे जानना चाहिए अभिरुचि के ख्याल से भी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यही होता है कि आपसे यही पूछा जाता है कि ये क्या है, ठीक है, या किस देश का है। इसमें जो विमान भाग ले रहा था वो था सुखोई, राफेल, ठीक है। इसमें अपना राफेल का नाम अभी भी आप सुने होंगे, बहुत बार चर्चा में रहा, आप सबको पता है। राफेल के समझौता कहाँ से हम लोग किए हैं, फ्रांस के साथ ही किए थे। 36 विमान को आना था और आपको पता होगा 36 सारे विमान हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो इस युद्धाभ्यास में राफेल भी था, सुखोई था। सुखोई आपको पता होना चाहिए कहाँ का विमान है पता ना, तेजस था, प्रचंड था, ठीक है। इन लोगों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। सुखोई किसी के ध्यान में नहीं है, सुखोई कहाँ का है, नहीं, तो सुखोई वहीं का है जहां का मिग है, मिग श्रेणी का विमान जहां बनता है वहीं सुखोई भी बनता है, ठीक है। ये दोनों रूस के विमान हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो लड़ाकू विमान है, जो अभी जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे, मतलब आप ऐसे मानिए जो सबसे अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान माने जा रहे हैं, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उसमें सुखोई, राफेल और अमेरिका का F-16 ये सब शामिल है, ठीक है। तो आपके सुखोई, राफेल, तेजस, प्रचंड सबों ने भाग लिया है। प्रचंड तो पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। तेजस भी आपको पता है ये भारत का में ही अपना लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है। प्रचंड भी आपको पता है ये भारत का ही अपना है, ठीक है। इन लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये पहला अवसर रहा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हमारा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भाग ले रहा है, ठीक है। प्रचंड हेलीकॉप्टर आपको पिछले क्लास में बताया है, प्रचंड भारत का अपना हेलीकॉप्टर है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कोई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में ये भाग लिया है। और तेजस क्या, हल्का लड़ाकू विमान, ये भी भारत का अपना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सैन्य अभ्यास गरुड़ के नाम से हुआ। तीसरा हम लोग जानेंगे भारत अमेरिका, ठीक है। भारत अमेरिका की जो सेना है उसका भी थल सेना का युद्धाभ्यास 2022 में हुआ है। ये 18वां संस्करण था 2022 में। किसका है ये, थल सेना का, ये 18वां था। कैसा था ये, 18वां नंबर का ये युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ है ये, तो औली में हुआ। औली, औली आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। औली में भारत अमेरिका 2022 थल सेना का जो युद्धाभ्यास है वो कहाँ हो रहा है, औली में हो रहा है। औली कहाँ है, तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड में है। इसमें असम रेजिमेंट वालों ने भाग लिया था। इसका 17वां जो हुआ था, इसके पहले वाला हुआ था अलास्का में, ठीक है। देखिए ये अमेरिका में हुआ था, ये अमेरिका इंडिया होते रहता है। ये अलास्का में हुआ था 17 वाला, अलास्का में पिछले साल वाला हुआ था। इसके पहले 17 जो हुआ, इस बार क्या हुआ 18वां हुआ है।
ये कहाँ हुआ है? ओली में हुआ है। ठीक है, आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको युद्धाभ्यास कहाँ हुआ और किन देशों का है, आपको यही याद रखना। आप देखेंगे यही आपसे पूछता भी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है आस्ट्र हिंद के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, आस्ट्र हिंद वाइस। ठीक है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होगा। ये राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये महाजन फील्ड फायरिंग है रेंज है, वहां ये हुआ है। ठीक है, ये पहला संयुक्त अभ्यास है, प्रतिवर्ष एक दूसरे के क्षेत्र में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हुआ है। ठीक है, ये पहला हुआ। ठीक है, अभी इसमें भी समझौता यही हुआ है कि प्रतिवर्ष होगा। कब? इस बार इंडिया में हो गया है तो अगला कहाँ होगा? अगला ऑस्ट्रेलिया में होगा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में होगा, प्रत्येक साल होगा और एक दूसरे के क्षेत्र में ये होने का हम लोगों ने समझौता किया है। इसका तहत ये राजस्थान में पहला भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप समन्वय। क्या ये? समन्वय 2022, समन्वय 2022 के नाम से जानेंगे इसको। ठीक ना, ये क्या है? तो ये आसियान देशों के साथ, आसियान जो कंट्री है, आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास। ये कोई सेना का अभ्यास नहीं था। तो क्या था ये अंतर है। ये आसियान कंट्री के साथ हम लोगों ने किया है, आसियान कंट्रीज और भारत, ये इसमें पार्टी होगा। और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, मानवीय सहायता या कोई आपदा आता, आप देखते होंगे बड़ा भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गया बड़ा, उसमें जो राहत, आपदा में जो राहत होगा या मानवीय सहायता पहुंचाया जाएगा, इसका ये संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, क्या नाम रखा गया? समन्वय 2022। ठीक है, आसियान कंट्री और भारत की इसमें सहभागिता रही। ठीक है, ये कहाँ हुआ? तो यह हुआ आपका आगरा में। आपको फिर से जानना यह था कि हुआ कहाँ। तो समन्वय 2022 का स्थल क्या हो गया? आगरा है। ये क्या है? ये कोई सैनिकों का अभ्यास नहीं है, बल्कि आसियान कंट्री और भारत का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, ठीक, चलिए विविध में हम लोग के पास इतने इन्फॉर्मेशन थे अभी आज के दिन के लिए। ठीक है, अगले क्लास में फिर जब विविध का कोई ये रहेगा तो हम लोग वहाँ देखेंगे उसको। ठीक ना, इसके बाद हम लोग अवार्ड वाले सेक्शन पर चलेंगे। आप सबको पता है अवार्ड और खेलकूद भी हम लोगों ने एक पार्ट बना रखा है इसका। ये ठीक है कि अभी तक हम लोग अवार्ड को देखे नहीं हैं, अभी तक अवार्ड पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है, तो कुछ आज अवार्ड पे फिर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक ना, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ भी आपने बनाया होगा अवार्ड का अपना पुरस्कार, ये पुरस्कार मिल रहे हैं लोगों को, उसको देखना है। एग्जामिनेशन हॉल में ये भी महत्वपूर्ण रहता है और इसमें एक बड़ा समस्या रहता है कि बहुत सारे पुरस्कार हैं। ठीक है, तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा कम करके ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा सभी पुरस्कार को बारीकी से एक एक लोगों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी आप अपने से भी प्रयास करते रहेंगे और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले शुरू किया आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से। ठीक है, पहला हम लोग शुरू किए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से। ये आवास और शहरी जो मंत्रालय मामले के, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय हैं, उसके द्वारा कराया जाता है। 1 अक्टूबर 22 को हुआ। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो पहला शहर है स्वच्छता और सर्वेक्षण में जो सबसे अच्छा शहर माना जा रहा है हर बार, सबसे स्वच्छ शहर है, आप सबको इसका नाम जरूर पता होगा। ये बहुत बार 2, 4, 5 बार सभी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इंदौर है, आंसर बदल नहीं रहा है, लगातार ये 6ठी बार बना है। इसको सबसे साफ सुथरा शहर होने का ये 6ठी बार ऐसा हो रहा है कि जबकि इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में एक स्थान, पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, दूसरा स्थान, जब पहला स्थान बहुत बार पूछ भी दिया आपसे, तब दूसरा स्थान भी कुछ याद रखने का प्रयास करिए। दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है, और तीसरा स्थान नवी मुंबई का है।
ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कम से कम 3 देख लेंगे तब भी मेरा काम चलेगा। देखिए 2 श्रेणी में ये अवार्ड भी होता है, एक होता है 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर, एक होता है 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहर में। तो ये कैटेगरी आप नाम से भी समझ गए होंगे, सब 1 लाख से ऊपर वाला है। इंदौर उसमें 1 नंबर पे, सूरत 2 नंबर पे। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो शहर है उसमें 1 नंबर पे, जो ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है उसमें कौन है 1 नंबर पे? पंचगनी है। ये महाराष्ट्र में है पंचगनी, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पंचगनी है वो 1 नंबर पे है। पाटन छत्तीसगढ़ का 2 नंबर पे है। इसमें हम लोग का, इसमें कम से कम 2 भी जानिए। पाटन ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। स्टेट भी जरूर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए शहर के साथ साथ, ठीक ना। ठीक, ये स्वच्छता सर्वेक्षण की स्थिति हो गई 2022 की। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है, नाम से आप समझ रहे हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये, ठीक ना। ये किस क्षेत्र में मिलता होगा? पहला क्वेश्चन क्या होता है पुरस्कार पे? एक साधारण सा जो प्रश्न होगा वो ये होता है कि किस क्षेत्र में मिलेगा। तो किस क्षेत्र में मिल रहा होगा ये पुरस्कार? संगीत और नृत्य के क्षेत्र में, या इससे संबंधित जो अन्य कलाएं हैं उसके क्षेत्र में संगीत नाटक नृत्य जो पुरस्कार है वो हम लोग देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 3 साल के पुरस्कारों की घोषणा एक बार में भी की गई है, 2019, 2020, 2021। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें पुरस्कार के नाम का तो छोड़ दीजिए, अब आप इसमें प्रश्न यही है कि अभी जो 22 में घोषणा हुआ, ये सब घोषणा कब हो रहा है? 2022 के लास्ट में घोषणा हुआ है। 2022 में संगीत नाटक जो पुरस्कार है वो किस वर्षों के लिए घोषित किए गए? सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको पता है प्रतिवर्ष होता है, लेकिन पिछले 3 वर्ष से नहीं हो पा रहा था, इसलिए एक साथ 22 में तीनों साल के लिए नामों की घोषणा की गई है। इसलिए आपके लिए जीएस के लिए ऐसे ही प्रश्न होगा, तब भी आप आंसर ध्यान रखेंगे कि 3 साल 19, 20, 21 के लिए किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके अलावा एक वन टाइम अमृत पुरस्कार दिया गया। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें प्रत्येक साल 2020 में, 19 में, 21 में हो गया ना 3 साल, ये प्रत्येक साल हम लोग 41 व्यक्ति को दे रहे हैं इसका अवार्ड, ठीक है। संगीत नाटक में जो पुरस्कार है प्रत्येक साल हम लोग 41 को देते हैं। आप इतना ही याद रखेंगे। अगर मैगजीन से अगर आप जो यहाँ देख रहे हैं, अगर कुछ कलाकार का नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि 41 विधा का फिर नाम रखना आपके लिए थोड़ा हमेशा उतना प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। देखते रहेंगे जितना नाम ध्यान में आ गया, ठीक है। इसी तरह वन टाइम अमृत पुरस्कार इसी में साथ में दिया गया है, वन टाइम अमृत पुरस्कार। पुरस्कार का क्षेत्र ध्यान रख रहे हैं तभी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि 86 लोगों को दिया गया, ठीक है। इसमें 86 कलाकारों को घोषणा किया गया। इसमें सिंपल सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए यही चीज को, वन टाइम अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को दिया गया? 86 को। संगीत नाटक कितने को दिया गया है? तो 41 पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब इतना भी ध्यान रखिएगा तब भी आपका काम चल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके बाद आप आएंगे, एक अवार्ड है इफ्को साहित्य पुरस्कार। क्या है? इफ्को साहित्य। ये महत्वपूर्ण रहेगा बीपीएससी के लिए, बिहार वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इफ्को साहित्य पुरस्कार जो है वो महत्वपूर्ण रहना चाहिए, इसलिए कि ये जो मिला है, पहले समझेंगे ये मिलता क्यों है। तो ये एक श्री लाल शुक्ल हैं, उनकी स्मृति में दिया जाता है। श्री लाल शुक्ल जो साहित्यकार हैं, श्री लाल शुक्ल, इनकी स्मृति में इफ्को द्वारा, इफ्को साहित्य पुरस्कार नाम है, इफ्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसका नाम है इफ्को साहित्य पुरस्कार, ठीक। अब ये मिला किसको? आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, हम आपसे कह रहे हैं बीपीएससी में पूछेगा, संभावना रखिए इसकी पूछे जाने की। ये मिला है श्री जयनंदन को, ठीक है। श्री जयनंदन को मिला, महत्वपूर्ण इसलिए है कि है बिहार के, श्री जयनंदन बिहार के हैं जिनको ये अवार्ड मिला इस बार, ठीक है। इसमें 11 लाख की राशि मिलती है, श्री जयनंदन को मिला है। अब या तो जयनंदन का नाम पूछे या इनकी किताबों का नाम पूछे, जो इनकी प्रसिद्ध 1-2 किताबें हैं, आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए अब, ठीक है। जैसे इनके नाम है
श्रम एवं जयते, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है श्रम एवं जयते के नाम से इन्होंने किताब लिखा। कुछ किताब का नाम लिख लीजिएगा, विघटन, दूसरी किताब है इनकी विघटन। एक इनकी पुस्तक है चोदराहट, ठीक है। फिर एक पुस्तक इनका घर फूक तमाशा, घर फूक तमाशा, वो सुनते होंगे घर फूक के तमाशा दिखता है, तो ये घर फूक तमाशा भी इनकी किताब है, ठीक है। एक किताब इनकी विश्व व्यापार का ऊंट, विश्व व्यापार का ऊंट के नाम से किताब है, ठीक है। एक है सल्तनत की सुनो गांव वालों, सल्तनत की सुनो गांव वालों, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। इनके दो उपन्यास ज्यादा प्रसिद्ध हुए, वो दोनों उपन्यास का भी नाम जानेंगे, एक है त्रिशूल, एक है कस्तूरी। इनके दो उपन्यास हैं, एक त्रिशूल, एक कस्तूरी, ठीक है। इनकी कितनी रचनाएं हैं सब, ये श्री जयनंदन की रचनाएं हैं। अभी जो इफ्को अवार्ड देता है, ठीक है, इफ्को जो है ना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है ये, तो ये अवार्ड वैसे लेखकों को देता है जिनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन का वर्णन है, ठीक है, उसको ये अवार्ड देता है, ठीक है। हमारे यहाँ से बिहार के श्री जयनंदन है, उसको इफ्को साहित्य अवार्ड मिला है, जो ये अवार्ड श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में बनाया गया है। क्लियर हो गया। इनके कुछ किताबें हमने आपसे उल्लेख कर दिया, श्रम एवं जयते, विघटन, सल्तनत की सुनो गांव वालों, चोदराहट, विश्व व्यापार का ऊंट, इनके उपन्यास हमने आपसे बताए, त्रिशूल या कस्तूरी, ठीक है। इतना आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। जब मौका मिलेगा कभी, आजकल तो वीडियो आपको उपलब्ध हो ही आ रहा है, उसको सुन लेंगे, अगर लिख पा रहे हैं तो उससे रिवीजन कर लेंगे, तब भी पकड़ पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद एक दूसरा, ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यहाँ से भी प्रश्न लगभग हमेशा होते हैं, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब सबको पता है यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ भी जो कुछ जो बेसिक चीजें हैं इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। भाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, ठीक है, इसमें जो हम लोग जानते होंगे, अगर आप इसमें आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया, ये जो पुरस्कार इसमें मिल रहा है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चयन करने के लिए कि किनको ये पुरस्कार दिया जाए, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन चयन करेगा जी, किसको मिलना चाहिए, एक चयन समिति बनाई गई, ठीक है। पहला आपसे क्वेश्चन होगा, चयन समिति बनाई गई जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.M. खानविलकर को बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं A.M. खानविलकर, ठीक है। ये चयन समिति के क्या है, अध्यक्ष थे, ठीक है। इसी चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, जो चयन समिति है उसके अनुशंसा के आधार पर इस बार हम लोगों ने जो अवार्ड दिए उसको अब आप जानेंगे। जैसे इसका पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्या नाम है पहला का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगर आपको ध्यान रहा होगा, आप देख रहे होंगे तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको मिला होगा, इसका पूर्व में नाम था, इसका पहले क्या नाम था, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसी का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में ये शुरू हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये कब नाम हुआ, 2021 में ये नाम पड़ गया, 2021 से हम लोग इस नाम से इसको जानते हैं। मेजर ध्यानचंद कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उनसे मिल रहा है। अब ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये मिलता किसको है, तो ये सिंपल सा है कि पिछले 4 साल, पिछले 4 वर्ष के जो खेल में प्रदर्शन है उसके आधार पे, हाँ हॉकी के जादूगर ठीक ही कर रहे हैं, हॉकी के जादूगर भी पूछेगा तो आप मेजर ध्यानचंद ही आंसर करेंगे, ठीक है। इन पे बड़ी कहानी भी है, आपने सुन भी रखा होगा, ठीक है, कि विश्व के एक बड़े बहुत बड़े नेता ने इन्हें अपनी टीम में खेलने का ऑफर दिया था, है नाम पता,
देखे कुछ कहानी आप लोगों ने सुन रखा है कि नहीं? ठीक। हिटलर था सर, हिटलर। हाँ ठीक बता रहे हैं, हिटलर। जर्मनी में जब ये मैच खेलने गए तो इनके खेल से हिटलर देख रहा था, इनके खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इन्हें अपने यहाँ खेल में आने के लिए कहा, निमंत्रण दिया था। ठीक है, हिटलर के समय में ये थे, आपको पता है उस समय इंडिया का गोल्डन एरा था हॉकी के लिए। ठीक है, लगातार ओलंपिक में गोल्डन मेडल जीतना या विश्व में जो प्रतियोगिता है उसमें जीतना सब इसी दौर में हुआ है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद्र का हिटलर के साथ जो ये है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये पिछले 4 वर्ष में जो खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन होते हैं उसके आधार पर दिए जाते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि इस साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये बिल्कुल अपने आपके ध्यान में एकदम रहना चाहिए कि पूछा और बिना ऑप्शन के भी मारे। ठीक ना? ये शरद कमल हैं, शरद कमल अचंत नाम है इनका, शरद कमल अचंत। ठीक है, क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस के। किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल। ठीक है, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ठीक ना? यह ध्यान रखिएगा, इनका जो पहला पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, वो 1992 से हम लोग शुरू किए थे। किसको मिला था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न, आपको पता है कि नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। ठीक ना? तो ये विश्वनाथन आनंद को मिला था। तो विश्वनाथन आनंद को मिला। ठीक है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से हैं? बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस खेल के। ठीक है, शतरंज के हैं विश्वनाथन आनंद। शतरंज 1992 में उन्हीं को मिला था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस साल वाला आपको याद रखना है, शरद कमल अचंत को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार में जैसे आएंगे, फिर यहाँ पे मतलब एक खिलाड़ी को अभी नहीं मिलता, अब इस साल ये 25 खिलाड़ी को मिला है। ठीक ना? तो हम आपको पूरा नाम यहाँ नहीं बताएंगे, 25 खिलाड़ी को मिला है। अगर आपको पता है जनवरी के मंथ के सभी मैगजीन में ये उपलब्ध होगा, आप जो भी मैगजीन पढ़ते होंगे घर में, उसमें करना क्या होता है ना कि कभी कभी एक रीडिंग मारिएगा और जिस खिलाड़ी का नाम आपको पसंद आ गया या जो खेल आपका फेवरेट है, कम से कम वो 2-4 खिलाड़ी को जानने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आपके पसंद पे। इससे होता क्या है कि पूरा 25 तो आप याद नहीं भी रख पाएंगे, तो किसी 2-4 का भी याद रखेंगे। अगर कोई ऑप्शन दिया तो आप छाटने के करीब पहुंच पाएंगे, अगर यहाँ पूछा तब। और नहीं तो समान रूप से यही पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार मतलब कितने खिलाड़ियों को मिला और किस आधार पर मिलता है, तो पिछले 4 वर्षों में खेल के प्रदर्शन पे ये भी मिलता है। और आपका मेजर ध्यानचंद भी मिलता है, खेल रत्न भी, लेकिन अंतर यह है इसमें जोड़े हुए 4 वर्ष के खेल प्रदर्शन, खेल नेतृत्व और अनुशासन की भावना, इन सब को देख करके ये अर्जुन पुरस्कार देता है। आप दूसरा भी आप समझ रहे हैं कि 25 आदमी को मिलता है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसकी तुलना में छोटा पुरस्कार है। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? अगर आपसे ये पूछेगा कि खेल की दुनिया का खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फर्स्ट है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग एक दो, जैसे सीमा पुनिया, मान लीजिए सीमा पुनिया नाम आप सबने सुना होगा, ये एथलेट के हैं, एथलेटिक्स हैं, इनको मिला है ये अर्जुन पुरस्कार। इस तरह के 25 खिलाड़ियों को इस बार मिला। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। नाम से भी स्पष्ट होगा, बहुत लोग आप नहीं भी जानिएगा तब भी इसको पकड़ पाइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अब ये पूछेगा किस क्षेत्र में मिलता है, किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, किसको मिलेगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, किसको मिलेगा? कोच को। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, कोच को मिलेगा। अगर आप द्रोणाचार्य को जानते हैं तो समझ गए। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य कौन थे जी? अर्जुन के नहीं जानते? हाँ अर्जुन, हाँ ठीक है, अर्जुन के गुरु, ठीक बोल रहे हैं। तो अर्जुन के गुरु थे, तो गुरु थे तो गुरु के लिए मिलने वाला पुरस्कार है, मतलब कोच को मिलने वाला पुरस्कार है। सिंपल सा पूछता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये 2 कैटेगरी का है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक होता है नियमित श्रेणी का, जो प्रत्येक साल पे हम लोग दे रहे हैं अभी उपलब्धि पे। एक देते हैं हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट,
ठीक है, कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के आधार पर देते हैं। तो नियमित श्रेणी पे इस बार 4 व्यक्तियों को मिला, कम है, इसको हम लोग देखेंगे। नियमित श्रेणी पे किसको मिला, तो जीवन जोत सिंह को मिला। नियमित श्रेणी में जीवन जोत सिंह को मिला है, वो तीरंदाजी के कोच हैं। ठीक है, दूसरा मिला है अली कमर को, मोहम्मद अली कमर को मिलेगा, वो बॉक्सिंग के कोच है मोहम्मद अली कमर। फिर मिला सिद्धार्थ शिखर को, ये पैरा निशानेबाजी के कोच हैं। फिर एक सुजीत मान कुश्ती के कोच हैं, सुजीत मान कुश्ती में है। ठीक है, सिद्धार्थ शिखर पैरा निशानेबाजी में है, अली कमर बॉक्सिंग में है, और जीवन जोत सिंह तीरंदाजी में है। इनको नियमित श्रेणी में 4 को मिला, 1 2 3 4 नियमित श्रेणी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट में 3 आदमी को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितना को मिलेगा, तो 3 को मिल रहा है। उसमें है दिनेश जवाहर लाड, ये क्रिकेट के हैं कोच, दिनेश जवाहर को मिला। बिमल प्रफुल्ल घोष, दूसरे नाम है बिमल प्रफुल्ल घोष, फुटबॉल के हैं। और तीसरा राज सिंह, ये कुश्ती के हैं। ठीक है, राज सिंह कुश्ती। ये 7 व्यक्तियों को इस वर्ष 22 वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, तो कोच को मिलने वाला अवार्ड है, यही रहता है समान रूप से क्वेश्चन। ठीक ना। अब इसी तरह से आपका है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार भी लोग देता है। एक अवार्ड है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए इसको बता रहे हैं। आपका पहले वाला पुरस्कार का क्या नाम था, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है, तो ये क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार, ये दूसरा अवार्ड है। ठीक है, ये दोनों अवार्ड एक नहीं है, दोनों अलग अलग अवार्ड हैं। तो ये जो 2022 का मिला है, ये किसको देता है, ये मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार वैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब वो खेल छोड़ दिए, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद भी खेल को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्लियर हुआ, खेलने के समय भी अच्छा प्रदर्शन किए थे, दूसरा रिटायरमेंट के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से। ठीक है, इसमें हम लोग अश्विनी अंकुजी को दिए हैं एथलेटिक्स के लिए, सुश्री अश्विनी को मिला है किसके लिए, एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, उसी तरह धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए, धर्मवीर सिंह हॉकी। ठीक है, वीसी सुरेश कबड्डी, और नीर बहादुर को पैरा एथलेटिक्स के लिए, नीर बहादुर को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिए। 4 व्यक्ति को हम लोग यहाँ भी दिए हैं अवार्ड। कौन सा अवार्ड ये है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा, ये खिलाड़ी को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। किसके लिए, रिटायरमेंट के बाद भी खेल में अपना योगदान अनवरत रूप से देने के लिए। क्लियर है, ठीक। 1 2 अवार्ड को और देखेंगे तो हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे आज। देखिए कुछ आपके पास ऐसे सेक्शन है, खासकर पुरस्कार और खेल खिलाड़ी, ये 2 चीज जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है इसमें इंफॉर्मेशन ही आपके पास ज्यादा होगा, अवधारणा पे आधारित चीजें यहाँ पे कम है, तथ्यों की जानकारी आपको ज्यादा यहाँ पे समेटनी, और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं कि आपको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, 1 2 बार रीडिंग मारना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपके पकड़ में आएगा। अब फिर है मिस अर्थ 2022, आपको हमसे जानने का ये प्रयास करना है इसमें पूछता क्या क्या है। जैसे मिस अर्थ 2022, इसमें क्या पूछेगा, इसमें एक पहला क्वेश्चन होता है कि कहाँ आयोजित हुआ, मिस अर्थ 2022 आयोजित कहाँ हुआ, तो भाई कहाँ आयोजित हुआ, तो मनीला में हुआ। ठीक है, मनीला में हुआ, जहाँ की 89 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है कि मिस अर्थ 2022 कहाँ हुआ, तो मनीला में हुआ। ठीक है, एक इसका आंसर कर लेंगे मनीला। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो विजेता होगी मिस अर्थ, उसको नाम जाना चाहिए, तो मीना चोई है, मीना स्यू चोई, ये कोरिया की है, मीना स्यू चोई। ठीक है, ये विजेता है मिस अर्थ की। ठीक है, कोरिया की है। अब कोरिया वाली तो विजेता हो गई, तो हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे ये लोग कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, विजेता तो है नहीं लेकिन पार्टिसिपेट कोई तो की होगी, तो जो की होगी क्या होगी, मिस अर्थ इंडिया होगी। तो मिस अर्थ इंडिया कौन है, या पार्टिसिपेशन किसका था, सिंपल सा बात आपसे, मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, तो मिस अर्थ इंडिया को आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वंशिका परमार,
ये थी बंसिका, इसका नाम क्या है, बंसिका परमार। बंसिका परमार भारत की तरफ से भाग ली थी। यही मिस अर्थ इंडिया 2022 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। मिस अर्थ इंडिया में हमको लगता है कि अगर पूछेगा मिस अर्थ तो पूछता रहा है कहाँ हुआ, ये भी पूछता रहा, कौन विजेता है पूछता रहा है। आजकल देखते हैं कि इसमें 2-3 अवार्ड इन लोगों ने और जोड़ रखा है, मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ वाटर और मिस अर्थ फायर। ये 3 अवार्ड और मिस अर्थ में क्या 4 अवार्ड दे रहा है लोग। तुमसे इतना जरूर जानिए कि मिस अर्थ अवार्ड में 4 तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार होता है मिस अर्थ का, ठीक है, जो सबसे इसका बड़ा पुरस्कार हो गया मिस अर्थ पुरस्कार में जो मीना चोई को मिला। इसके बाद हो गया मिस अर्थ एयर, ये मॉटलॉक को मिला है, सेरिडान मॉटलॉक नाम है इसका, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, सेरिडान को मिला है मिस अर्थ एयर वाला अवार्ड। फिर है मिस अर्थ वाटर, ये फिलिस्तीन की है, नदीन अयूब को मिला है फिलिस्तीन की। फिर है मिस अर्थ फायर, तो फायर किसको मिला है, तो ये मिला है एंड्रिया को, एंड्रिया एग्यूलेना है, ये कोलंबिया की है। ठीक है, इसको मिला है। तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिए, तीनों का नाम याद रहे नहीं रहे, आपको मिस अर्थ का नाम जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि हाँ 4 को मिला है। ठीक है, तब भी आप एग्जाम हॉल में अगर पूछ दिया जाता है तो समझ पाएंगे कि हाँ इस तरह के 4 अवार्ड है। ठीक है, और कहाँ हुआ था, सबसे अधिक कॉमन क्वेश्चन यही है, यही पूछते रहा, वो मनीला में हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है सियोल शांति पुरस्कार, सियोल शांति 2022। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए अवार्ड एक तो हम ही आपको बहुत छाट के बता रहे हैं, ठीक ना, जितने पुरस्कार आते हैं आपके मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, उसमें से आधा करके आपको हम बता ही रहे हैं। जैसे हमारा आपसे प्रयास ये होगा, आपसे आग्रह होगा कि अब आप इतना करने का प्रयास कीजिएगा। 50% तो हमने खुद ही छाट दिया, हो सकता हो जो छांटे उसमें से अभी आ जाए, लेकिन हम लोग को पता है कि 1-2 क्वेश्चन के पीछे जो मेरा अपना मानना है बहुत ज्यादा हम नहीं भागते। हम लोग को प्रयास करते हैं कि हाँ पकड़ पाए उतने क्वेश्चन जहां हम पीटी पास कर जाए। ठीक है, इतना जरूर पास कर जाने के लायक पुरस्कार में महत्वपूर्ण जितने उतने करा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो मैगजीन देखते हो अपने से एक बार प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो टीम बर्नस ली इसको मिला है, ये टीम बर्नस ली को मिला सियोल शांति पुरस्कार 2022। ठीक है, टीम बर्नस ली को मिला, ये WWW के खोज करता है, वो नहीं है, ठीक ना। WWW आप सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वो जो WWW आप है उसके खोज करता है टीम बर्नस ली, उन्हीं को इस बार का ये अवार्ड मिला है सियोल शांति पुरस्कार 2022। ठीक है, 2 लाख अमेरिकी डॉलर इसमें मिलता है अवार्ड में। इसके पहले वाला जो हम लोग अवार्ड देखेंगे 2020 का सियोल शांति, तो 2020 का सियोल शांति मिला था IOC के अध्यक्ष को। ठीक है, IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस वास हैं, इनको मिला था, थॉमस वास को मिला था 2020 में। आपको पीछे इसलिए ले जा रहे हैं कि आप थोड़ा महत्वपूर्ण इसका समझिएगा। इसके बाद 2020 में मिला थॉमस वास को, और जैसे पीछे लौटेंगे 2018, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। ठीक है, इसलिए आपको 18 तक ले गए लौटा के। 18 में नरेंद्र मोदी जी को मिला था, 2020 में थॉमस वास को मिला, और 2022 में ये टीम बर्नस ली को मिला। इसमें 2 लाख अमेरिकी डॉलर देते हैं। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? खैर चलिए, ये 1990 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1990 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये पुरस्कार भी आप देख लिए, 2 सेक्शन आपने विविध में और पुरस्कार में जो चीज हम लोग को जानना था इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब 5 से 7 मिनट में आपको एक टॉपिक हमको लगता है कि साइंस टेक का बता सकते हैं। 9:15 तक ही आप लोग के साथ प्लान कर रखे हैं बताने का। ठीक है, तो ठीक, चलिए इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं आज। देखिए हम लोग का जो करंट अफेयर्स के क्लासेज होंगे, हम लोग आपके साथ अल्टरनेट में रहेंगे, मंडे अल्टरनेट में।